अभी आप देख पा रहे हैं? दिस इज जी द सर। स्क्रीन। जी सर। ओके। तो देखिए, जब आप इंडस्ट्रियल मार्केटिंग में काम करते हैं ना, तो आपको दो एडवांटेजेस ऐसे होते हैं जो मार्केटिंग के किसी और फील्ड में काम करने से नहीं होते। एक एडवांटेज तो आपको ये होता है कि आप टेक्निकली अपग्रेड होते रहते हैं, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट आप पढ़ाते हैं, आप मार्केट करते हैं, ज्यादातर उनमें से टेक्निकल प्रोडक्ट्स होते हैं। बाद वक्त नॉन टेक्निकल प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, की अकाउंट मैनेजमेंट जैसे आप टपाल में कर लें या हलीब में कर लें, तो वो टेक्निकल प्रोडक्ट्स नहीं होते, मगर उसकी भी बहुत सारी डिटेल्स होती है जिनको कि आपने उनके साथ वर्कआउट करना होता है। प्लस आप कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हो जाते हैं, कस्टमर सर्विस के एक्सपर्ट हो जाते हैं, और आप सोलो फ्लाइट बन जाते हैं कि अकेले आप कई कस्टमर्स को कॉन्फिडेंटली और इंडिपेंडेंटली हैंडल कर रहे हो। और ये जो कस्टमर के मुतालिक नॉलेज होती है ना, ये बहुत स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, और ये नॉलेज आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम आती है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने पाकिस्तान में गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया, इंडस्ट्रियल मार्केटिंग है वहाँ पे सारी, यानी आप वो टेंडर करते हैं या जैसे भी है, आप फिर उसके बाद आप उसे सेल करते हैं। दिस इज ऑल बी टू बी मार्केटिंग। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे पाकिस्तान रेलवेज है, वो हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर की चीज़ें परचेज करता है, लेकिन उनका परचेजिंग का प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड है और इतना स्कैटर्ड है, इट इज itself an expertise. You take 1 or 2 years to understand कि कोई भी चीज़ इनिशिएट होने से लेकर के फाइनल होने तक किन किन लोगों, किन किन ऑफिसर्स के गिर्द घूमती हुई पहुंचती है, तब वो चीज़ अप्रूव होती है। इसीलिए आप देखेंगे कि इंडस्ट्रियल मार्केटिंग के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलेंगे जो आपकी अकाउंट मैनेजमेंट करते हैं, तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स भी होते हैं। वो डिस्ट्रीब्यूटर्स इंडस्ट्रीज को सप्लाई करते हैं। उनके साथ साथ आपके पास एजेंट्स भी होते हैं। एजेंट्स क्या होते हैं? जैसे मिसाल के तौर पे आपने किसी को एजेंट मुकर्रर कर दिया है पाकिस्तान रेलवेज का, किसी को आपने एजेंट अपॉइंट कर दिया आर्मी का, किसी को आपने एजेंट अपॉइंट कर दिया पाकिस्तान स्टील मिल का। अब तो वो खत्म हो गया, लेकिन जिस जमाने में वो चलता था तो उनका परचेसिंग प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो यू नीड टू डेवलप ह्यूमन रिलेशनशिप, ह्यूमन फैक्टर विद देम। और जब तक कि आप उनसे ह्यूमन रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करते हैं और लोगों के साथ आप वक्त नहीं लगाते हैं, आपको नहीं पता चलता और आपको उस प्रोसेस के थ्रू होने में कंफर्टेबल नहीं रहते। एक दफ़ा उस प्रोसेस के थ्रू आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो यू बिकम a स्पेशलिस्ट ऑफ पाकिस्तान रेलवे। And this is a knowledge which many industrial marketing companies, all industrial marketing companies, good industrial marketing companies value. जनाब ये साहब रेलवे के सिस्टम को अच्छी तरह समझते हैं, बिकॉज इट इज़ ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। उसके अंदर आप नहीं जाएंगे तो पेनिट्रेट करने में ही 2 साल लगा देंगे, 2 साल बाद आपको पहली सेल मिलेगी। सेम इज ट्रू फॉर आर्मी, एंड सेम इज ट्रू फॉर ऑल लार्ज साइज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। और ये ऐसा जो है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है। नेशनल रिफाइनरी का जो परचेजिंग का मेथड है वो डिफरेंट है फ्रॉम द परचेजिंग मेथड ऑफ पाकिस्तान रिफाइनरी। कराची इलेक्ट्रिक का जो परचेजिंग मेथड है वो डिफरेंट है कंपेयर टू गुड्डू थर्मल पावर, हालांकि दोनों पावर सेक्टर में। तो एक तो आपको कस्टमर नॉलेज होती है जो कि बहुत ही वैल्यूएबल होती है, और जैसे जैसे आपकी कस्टमर नॉलेज बढ़ती जाती है, अगर आप मेहनत करते हैं, तो आपको इसके अंदर ज़्यादा बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, ज़्यादा आप प्रमोट होना शुरू हो जाते हैं, जनरल मैनेजर बन जाते हैं, कंट्री मैनेजर बन जाते हैं, इवन मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाते हैं। मेरा एक और दोस्त है, वो थ्रू आउट इंडस्ट्रियल मार्केटिंग में रहा। तो वो पहले एक कंपनी थी, वो भी जर्मनी के साथ अलायंस करके पंप बना रहे हैं, तो उसमें डायरेक्टर था। फिर उसके बाद वो सर्फ फ्लो में मैनेजिंग डायरेक्टर बना। अब वो ओरिएंट सिस्टम्स में चला गया है, उनके फायर फाइटिंग वाले जो एरिया है उसको पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहा है, जनरल मैनेजर। तो ये जो एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस बहुत वैल्यूएबल है। मार्केटिंग के किसी भी एरिया का एक्सपीरियंस इतना वैल्यूएबल नहीं है। आप 10 साल टपाल में एज ब्रांड मैनेजर गुजार दें और उसके बाद आप किसी वजह से आपकी जॉब चली जाए या आप नाराज होकर जॉब छोड़ दें, फिर मार्केटिंग में आप ब्रांड मैनेजर की जॉब ढूंढ के दिखा दें, वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, क्योंकि ये जो नॉलेज है इसको
जनरल नॉलेज समझा जाता है कि ये तो कोई भी लड़का आएगा, लड़की आएगी 2-3 साल में, ब्रांड समझ लेगी, इवेंट मैनेजमेंट समझ लेगा, प्रमोशंस के मेथड समझ लेगा, एडवर्टाइजिंग के मेथड समझ लेगा, किस तरह से उनके साथ अट्रैक्शन किया जाता है वो समझ लेगा। तो मैंने देखा है बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से जो ब्रांड के लोग, मार्केटिंग के लोग, कंज्यूमर प्रोडक्ट की साइड से आउट होते हैं, तो इट इज़ मोर डिफिकल्ट फॉर देम टू सेटल। लेकिन उसके मुकाबले में अगर आपने इंडस्ट्रियल मार्केटिंग की फील्ड में काम किया है, तो आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में बहुत आसानी से स्विच कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो नॉलेज है, वो इंडस्ट्री के पास नहीं है। आपके पास नॉलेज है कस्टमर की। आप कुछ कस्टमर्स पे को जानते हैं, लेकिन उनके ऊपर आपका जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, उसमें आपने इन्वेस्टमेंट की है। दैट इज़ योर एसेट। अगर आपने अच्छे तरीके से उन कस्टमर्स को मैनेज किया है और ये सोचकर मैनेज किया है कि मैंने लॉन्ग टर्म में इन कस्टमर्स के ऊपर काम करना है, नो मैटर आप कंपनी चेंज कर लें, प्रोडक्ट चेंज कर लें, तो वो वैल्यूएबल एसेट को सब वैल्यू करते हैं। एक तो इंडस्ट्रियल मार्केटिंग को फील्ड बनाने का ये फ़ायदा है। दूसरा, इंडस्ट्रियल मार्केटिंग को फील्ड बनाने का फ़ायदा ये है कि आप जिस प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं, उसके आप कंसल्टेंट हो जाते हैं। जैसे आप स्टीम टरबाइन पे काम कर रहे हैं, डीज़ल जनरेटर पे काम कर रहे हैं, या और इस तरह की कोई और टेक्निकल प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, तो कंपनी आपको उस पे ट्रेन करा देती है। वक़्तन-फ़वक़्तन आपको इधर-उधर भेज के भी ट्रेनिंग कराते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं आपको। आपके पास मार्केटिंग मटीरियल भी आ रहा होता है, टेक्निकल मटीरियल भी आ रहा होता है। थोड़े-से आप सीरियस माइंडेड हैं, हर रोज़ आधा 1 घंटा उसको पढ़ने में लगाते हैं, यू बिकेम ए चैंपियन। अब आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं, नेशनल रिफाइनरी में जाते हैं, उनको डीज़ल जनरेटर लगाना है। तो नेशनल रिफाइनरी के जो इंजीनियर्स हैं, उन्होंने तो प्रोसेसिंग में सारी एक्सपर्टीज़ हासिल की है। डीज़ल जनरेटर को उनको पुराना पता है, जो उन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा। वो भी उनको याद नहीं रहता। तो आप जाकर के उनको बताते हैं, जनाब डीज़ल जनरेटर में ये है, इसमें ये फ़ायदा है, ये एफिशिएंसी है, ये प्रोसेस है, ऐसे करता है, ये इसका कर्व है परफ़ॉर्मेंस का। जब आप ये प्रेज़ेंटेशन देते हैं, तो यू डेवलप देयर कॉन्फिडेंस कि यू नो अबाउट दिस थिंग, जिसकी उनकी ज़रूरत है। 2 मिनट रुक जाइए, अज़ान हो रही है। अज़ान का ब्रेक कर रहे हैं, ओके? उरूसा, तुम तो बुलाने चली गई हलीमा को। नहीं सर, मैं यही हूँ, कॉल की आप थी। जी सर। आवाज़ें दे रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रही हैं। सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी, मैं आ गई थी जब आप आ गए थे।
कहाँ है हलीमा, दरियाफ्त हुई नहीं हुई? जी सर, मैंने उनको कॉल की थी, शी सेड के अर्जेंट कोई उनको इश्यू हो गया है तो आज क्लास अटेंड नहीं करेंगी। वाह यार, बहुत शहजादी है वो भी। अच्छा, चलो ठीक है, अल्लाह ताला आफियत में रखे। तो ये जो आपको दो एंगल से नॉलेज होती है ना इंडस्ट्रियल मार्केटिंग के अंदर, एक तो कस्टमर्स की स्पेसिफिक नॉलेज और दूसरे अपने प्रोडक्ट की स्पेसिफिक नॉलेज, उसकी वजह से यू बिकम एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन। यू आर द फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन फैक्ट इन फ्रंट ऑफ कस्टमर, जिसको कि जी कहता है 1G, और एस्केप में हम इसे कहते थे 1F2C, वन फेस टू कस्टमर, एंड दैट फेस टू कस्टमर इज यू। सो यू आर इम्पोर्टेंट, यू आर एस्केप, यू आर जी। आप जाके ऑर्गेनाइजेशन को चाहें तो इंडस्ट्री में बर्बाद कर दें, और चाहें तो आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना अच्छा काम करें कि वहाँ से आप रेगुलर परचेजेस होना शुरू हो जाए। ये दो एंगल आपके डेवलप होते हैं। एक तीसरा एंगल डेवलप होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट एंड बिजनेस मैनेजमेंट। क्योंकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आप इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं वहाँ जा करके, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट भी आप खुद राइट करते हैं और उसको जो है इम्प्लीमेंट भी आप करते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट हर एक के बस की बात नहीं है। तो ये जो, और फिर कमर्शियल सारे आपकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो डेवलप हो जाती है, पेमेंट टर्म्स किस तरह होती है, क्या होता है। जी तो इवन फाइनेंशियल ऑप्शन भी देता है, जनाब आप ऑपरेशनल लीज पे ले लें या आप फाइनेंशियल लीज पे ले लें, तो वो आपके एक्सपीरियंस में ऐड होता है। दिस इज ए वेरी यूनिक एक्सपीरियंस, और ये एक्सपीरियंस जब आप ले लेते हैं इंडो इंडस्ट्रियल मार्केटिंग कंपनी का, यू बिकम ए चैम्प। जब तक आप शक्ल से देखने से एनर्जेटिक लगे, स्मार्ट लगे, हैंडसम लगे, यू विल ऑलवेज गेट ए गुड जॉब एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मैंने अपने दोस्तों में देखा है कि जो दोस्त हमारे इंडस्ट्रियल मार्केटिंग में थे, वो कनाडा में जाके मैनेजर लग गए, कैनेडियन नेशनलिटी ली तो उधर जाके भी मैनेजर लग गए, क्योंकि ये मार्केट में शॉर्ट सप्लाई में। जुबैर साहब, क्या ख्याल है इसके बारे में? जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा सा आप सीखते हैं, और तो फिर आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन में मिलती है, एक्सेप्टेंस भी मिलती है। अब बात ये है कि मिसाल के तौर पर आपने पाकिस्तान में काम किया है, तो पाकिस्तान में आपने सीमेंट प्लांट पे काम किया है, रिफाइनरी पे काम किया है, या पावर प्लांट पे काम किया है। अब अमेरिका में जाएंगे, कनाडा में जाएंगे, यूरोप में भी जाएंगे, तो वहाँ पे भी सिमिलर पावर प्लांट्स हैं। कोई बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का फ़र्क नहीं है, सिमिलर चीज़ें वो भी परचेज करते हैं। तो वो आपको वहाँ पे इतना अनकंफर्टेबल फील नहीं करेंगे इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, कॉन्फिडेंट है, एंड यू कैन स्पीक इंग्लिश। अब वहाँ पे भी आप मार्केटिंग में अगर कामयाब हो सकते हैं, तो मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर वहाँ पे भी कामयाब हो सकते हैं। कंज्यूमर में ऐसा नहीं है। कंज्यूमर में ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तानी कंज्यूमर की जो आपने जो भी नॉलेज हासिल की है कंज्यूमर्स के बारे में, वो पाकिस्तान स्पेसिफिक है। वो बायर बिहेवियर का आ जाता है डिफरेंस। सॉरी, सर, क्या कह रहे बायर हैं? बिहेवियर का डिफरेंस आ जाता है। बिल्कुल, बायर बिहेवियर का डिफरेंस आ जाता है, उनका जी पर्सनैलिटी प्रोफाइल वहाँ पे डिफरेंट है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल डिफरेंट है, एटीट्यूड डिफरेंट है, प्रोडक्ट के बारे में उनका एटीट्यूड डिफरेंट है, तो इसलिए आपका यहाँ की नॉलेज वहाँ काम नहीं आती है। तो इसलिए अगर तुम लोगों ने वाकई कोई सीरियस करियर बनाना है मार्केट में, तो इंडस्ट्रियल मार्केटिंग इज द बेस्ट। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। ओके, मगर ये कि आप कंज्यूमर में भी जा सकते हैं, कंज्यूमर में ग्लैमर बहुत है एक्चुअली। कंज्यूमर में आप इन्वॉल्व होते हैं, मज़ा बहुत आता है। वजह उसकी ये है कि भाई बड़ी बड़ी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां आ रही हैं, ऐड बन रहा है, ऐड एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं, थीम पे काम कर रहे हैं। उसके बाद आप कोई इवेंट लॉन्च का इवेंट कर रहे हैं, वो भी बड़ा ग्लैमरस इवेंट होता है। और इसी तरीके से जब आप प्रमोशन कर रहे होते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, तो उनको आप 5 स्टार होटल्स में डिनर करा रहे होते हैं, तो एवरीथिंग इज ग्लैमर देयर ना। रिटेल के भी अगर आप कर रहे होते हैं वहाँ प्रमोशन, तो बहुत सारे आप रिटेल के कुछ सिलेक्टेड लोगों को बुला करके उनको भी आप पार्टी करते हैं, डिनर करते हैं। तो अगर आपको ग्लैमरस एरिया में जाना है, तो दैट इज ग्लैमरस एरिया, मगर वो डीप लर्निंग नहीं है। उसमें से खुदा न खास्ता कभी आप जॉब से आउट हो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रीशटल। इंडस्ट्रियल मार्केटिंग में रीशटल होना इज नॉट दैट डिफिकल्ट।
ज़्यादा ये होगा कि आप मल्टीनेशनल से निकले हैं तो आप किसी स्टेट कंपनी में चले जाएंगे, आपको हाथों हाथ लेंगे। किसी बड़ी कंपनी से निकले हैं तो आपको छोटी कंपनी वाले ले लेंगे, अगर आपको बड़ी कंपनी वाले नहीं मिल रहे। क्योंकि इश्यू ये होता है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाती है, तो जब आप किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करना चाहते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ आपका इंटरव्यू लेते हैं, और एम्प्लॉयज़ इंटरव्यू लेते हैं तो वो फिर डरते हैं, आपको देख के डर जाते हैं कि यार ये आएगा तो ये तो डायरेक्ट हमारी पोजीशन के ऊपर नज़र रखेगा। इसलिए जब एम्प्लॉयज़ इंटरव्यू करते हैं तो इनकॉम्पिटेंट लोगों को हायर करने को प्रेफर करते हैं। जहाँ पे ओनर्स खुद इंटरव्यू करते हैं या एचआर इंडिपेंडेंटली इंटरव्यू कर सकता है और प्लेस कर सकता है आदमी को, वहाँ पे फिर भी बेहतर सिलेक्शन हो जाती है। अबे जुबैर, ये सही बात कही है मैंने नहीं? जी सर, ऐसा भी होता है बिल्कुल। वो ओके। कंपनीज थोड़ी सी स्मार्टनेस शो करती हैं इस तरीके से उसमें। होता है ना ऐसा? जी सर, बिल्कुल होता है ऐसा भी। तो मैंने कहा कि आपसे कंफर्म कर लें, ऐसा ना हो कि वो ऐसे कोई बेवकूफ़ी की बात कर अरे जाओ। नहीं नहीं नहीं, आप सर, आप तो एचआर के एक्सपर्ट आदमी है ना यार। नहीं नहीं, आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आगे भी एक्सपर्ट है माशाल्लाह, इंडस्ट्रियल मार्केटिंग में एक्सपर्ट है, तो आप माशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे। और आप की पर्सनैलिटी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी जज़ाकल्लाह। है। मेच्योरिटी जो नज़र आती है ना बातें करने से, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है आदमी के अंदर, समझे? तो इंशाल्लाह तुम लाइफ में बहुत बहुत तरक्की करोगे, फिक्र मत करो, जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। सुन, अभी तो तुम जवान आदमी हो, तो तुम अभी थोड़ा सा वेट कर सकते हो, कोई ऐसी बात जी नहीं जी है। बिल्कुल जिंदगी थोड़ी खत्म हो गई है। बिल्कुल। हाँ, तो तुम तो अभी लाइफ में बहुत कुछ करोगे इंशाल्लाह, बहुत कुछ देखोगे। अभी तुम दुबई में जब सही मानों में लाइफ एंजॉय करना शुरू करोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि यार असल में लाइफ तो अभी मैंने स्टार्ट की है। सही सही। समझे? अभी तो तुमने वहाँ की रंगीनी संगीनी नहीं देखी है नहीं, यार। मैं यहाँ पे पहले जॉब कर रहा था 2015 से 2019 तक इसी सलाह में। अच्छा, बताया था आपको you मैंने। are- ये तो फिर तो यू आर कंफर्टेबल। जी, एथिसलात कॉर्पोरेट स्टेट्स में। ये वो कोविड की वजह से वापस आया तो अभी ये कि बस इस साल दोबारा मामला। ओके, तुमने बताया था, आई गॉट इट, यस, तुमने बताया था मुझे, मैं भूल गया। तो वापस आ गए थे कोविड की वजह से। चलो, अब तो तुम्हारा कोई मसला नहीं है, अब तुम क्या कहते हैं दोबारा से पता करने की कोशिश करो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो, चलो, गुड, ऑल द बेस्ट। अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे। और इंशाल्लाह ताला मेरी दुआएं भी हैं, और मुझे उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह यू विल डू समथिंग वेरी गुड एंड यू विल गेट समथिंग वेरी गुड इन द मार्केट। अभी तो खैर दुबई की मार्केट अभी भी थोड़ी सी ढीली हुई है, जी लेकिन ये कि बिल्कुल अभी रियल एस्टेट में बिल्कुल। काफ़ी बूम आया है। और सुना है कि जी, पाकिस्तानी टॉप जो है 5 परचेजेस में में वहाँ पे इंडिया 8वें है, नंबर पे है जिसमें यार। फ्रांस, रशिया, ये लोग चलते हैं। हाँ, चलो ठीक है। तो अब ये आ जाओ, तो ये मैंने तुमको बताया कि इंडस्ट्रियल मार्केटिंग की डायनामिक्स कैसे काम करती है। और इसमें आप खुद होते हैं, आप होते हैं, आपका ब्रीफ केस होता है, आपकी गाड़ी होती है, लैपटॉप होता है, मोबाइल होता है, यू आर द कंपनी। अच्छा जनाब, अब तो दुनिया में ट्रेंड चल रहा है वो ऑटोमेशन का चल रहा है और डेटा एनालिटिक्स का चल रहा है। ऑटोमेशन क्या है, जितने भी प्रोसेसेस हैं वो ऑटोमेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक कार कौन, एलॉन मस्क जो इलेक्ट्रिक कार बना रहा है, उसका प्लांट फुली ऑटोमेटेड है और रोबोटिक्स फुली इन्वॉल्व है, और गाड़ियां बेसिकली रोबोट्स बना रहे होते हैं, और कुछ लोग काम कर रहे हैं जस्ट सिस्टम की मेंटेनेंस के लिए। तो ऑटोमेशन की वजह से ही इज ए विनर। देखो, एलॉन मस्क एक ऐसी मार्केट में गया जिसके अंदर तिल धरने की जगह नहीं थी, पैर पैर रखने की जगह तो बड़ी बात है, तिल धरने की जगह नहीं थी। उस मार्केट के अंदर उसने डिसरप्शन क्रिएट की। और ये आजकल के मार्केटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी लेकर के आए, रूल्स ऑफ द गेम चेंज कर दें। जैसे नोकिया के केस में हुआ, तो एलॉन मस्क ने यही काम ऑटोमोटिव के केस में किया। ऑटोमोटिव में कितनी कंपनीज हैं, कोई स्पोर्ट्स कार बना रहा है, कोई छोटी गाड़ी बना रहा है, कोई बड़ी गाड़ी बना रहा है, कोई फोर व्हीलर बना रहा है, कोई इस शक्ल की बना रहा है, कोई इस शक्ल की बना रहा है। गुंजाइश नहीं है उसके अंदर घुसने की। तो उसने कहा कि मैं कैसे घुसूं, उसने रूल्स ऑफ द गेम चेंज कर दिया। और रूल्स ऑफ द गेम क्या चेंज किया
कि उसने पेट्रोल की गाड़ियों से कन्वर्ट करके, डीजल की गाड़ियों से कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल कार ले आया। तो ये सेफ है और ये ग्रीन है और ये क्लीन है, और एज ए रिजल्ट वो उसके ऊपर $45 बिलियन का रेवेन्यू पे आ गया। तो ऑटोमेशन की वजह से लोग सक्सेस अचीव कर रहे हैं। और दूसरी जो फील्ड जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रो कर रही है, दैट इज डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स क्या है? देखो, अगर तुम ने यूनिलीवर के हेड ऑफिस में कभी जाओ और तुमको लोग थोड़ा सा सिस्टम वगैरह समझाएं, तो उनके पास पूरे पाकिस्तान के रिटेल आउटलेट्स का डेटा है, हाउस होल्ड का भी डेटा है, और उनका वो डेटा रियल टाइम में अपडेट हो रहा होता है। ख़ास तौर पे शहरों में तो रियल टाइम में अपडेट हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि स्कैनर्स लगे हुए हर रिटेल आउटलेट पे। उस रिटेल आउटलेट में जैसे ही स्कैनर ऑपरेट होता है, तो यूनिलीवर के हेड ऑफिस में अपडेट हो जाता है कि जनाब होम प्लस में 15 लक्स बिक गए 1 घंटे में। और इसी तरीके से उनका सप्लाई चेन में वहाँ इन्वेंट्री में भी अपडेट हो जाता है कि पूरे पाकिस्तान में अब इंडियन रिटेल आउटलेट्स में इतने बिक गए, पहले इनके पास इतने थे, अब सप्लाई का टाइम आ गया। सिस्टम खुद रेड फ्लैग दे देता है। अच्छा, फिर ये जो डेटा है ना आपके पास, ये डेटा रियल टाइम का स्टोर हो रहा है, तो ये एक्यूरेट डेटा भी है। और कुछ जगहों से ये डेटा इस तरह से स्टोर करते हैं कि वो जाते हैं गांव देहात में जो रिटेल आउटलेट्स हैं, उनका डेटा मैन्युअली कलेक्ट करते हैं, फिर कलेक्ट करने के बाद उसको कंप्यूटर में फीड करते हैं, देन इट गोज इनटू देयर सिस्टम। वो फिर डेटा एनालिटिक्स का पार्ट बन जाता है। आप कह सकते हैं कि उनका 30% ऑफ द डेटा रियल टाइम में अपडेट नहीं होता, लेकिन 70% ऑफ द डेटा रियल टाइम में अपडेट होता है। अच्छा, उस डेटा को फिर एनालाइज करते हैं कि ये किन लोगों ने खरीदा। कैसे पता करते हैं किन लोगों ने खरीदा? क्योंकि जब मैं जाता हूँ होम प्लस में परचेज करता हूँ तो अपना क्रेडिट कार्ड देता हूँ। क्रेडिट कार्ड से उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, अच्छा ये साहब हैं, इनकी इतनी मंथली इनकम है और ये इतना एवरेज स्पेंडिंग करते हैं मंथली परचेजेस में, और इनके परचेज बास्केट में ये चीज़ें होती हैं। तो उसकी बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि किन लोगों को स्पेसिफिकली मार्केट कर सकें। अब तो सोशल मीडिया के ज़रिए ये मार्केटिंग मुमकिन है। ये स्पेसिफिकली आपको वो मार्केट करेंगे कि जनाब आप ये प्रोडक्ट खरीदिए। आपको पता है आपके फेसबुक में कितने टेलर मेड किस्म के ऐड आते हैं, वो प्रोडक्ट्स ऐड आते हैं जो आपने रिसेंट पास्ट में ख़रीदा था या ख़रीदने का इरादा किसी सोशल मीडिया पे ज़ाहिर किया था। वो वहाँ से भी डेटा पिक कर लेते हैं। तो ये है डेटा एनालिटिक्स का कमाल। और अब जो कह रहे हैं कि जितनी भी कंपनीज़ हैं वो सक्सेस जो होगी, उनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा, उसका बेसिस होगा डेटा। जितना एक्यूरेट डेटा उनके पास होगा, जितनी अच्छी एनालिसिस हो सकेगी, उतने अच्छे तरीके से वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकेंगे, सेल्स को प्रेडिक्ट कर सकेंगे, और कस्टमर प्रेफरेंसेस को प्रेडिक्ट कर सकेंगे कि वो किस तरह के प्रोडक्ट चाहते हैं। और डेटा चूँकि बहुत ह्यूज डेटा आपके पास कलेक्ट हो रहा है, आपके पास बड़े-बड़े जो है डेटा के स्टोरेज के लिए हार्डवेयर के सिस्टम्स मौजूद हैं, और वो ह्यूज डेटा में फिर ये एक इश्यू आता है कि भाई इतने ह्यूज डेटा को आप उसमें से अपना रेलेवेंट डेटा कैसे निकालें। तो उसके लिए डेटा माइनिंग की टेक्निक्स हैं कि जिस वजह से आप अपना रेलेवेंट डेटा ज़्यादा बेहतर तरीके से वहाँ से निकाल सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। और फिर अब डेटा में एक और जो बड़ी तब्दीली आई है वो ये आई है कि अब आपका डेटा क्लाउड पे होता है। क्लाउड पे होने का मतलब ये है कि डेटा आपका इस तरह से स्टोर हुआ है, ऐसे सिस्टम में स्टोर हुआ है कि आप इंटरनेट के ज़रिए आप दुनिया में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अपने मोबाइल के ज़रिए कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आप जो यहाँ किसी काम पाकिस्तानी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और आप अमेरिका गए हैं 2 हफ़्ते के लिए, तो आप कोई हैंडीकैप नहीं होंगे कि मैं आईटी वाले से पूछूँ कि ये डेटा कहाँ है, किधर है। आप अपने कंप्यूटर से वो सारा डेटा एनालाइज़ करते हैं, देख सकते हैं। ये क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से मुमकिन हुआ है, या क्लाउड की वजह से मुमकिन हुआ है। ये डेटा एनालिटिक्स में एक बहुत बड़ा चेंज आया है। डेटा एनालिटिक्स में और जो आपके जो ईआरपी में, यहाँ पे ईआरपी नहीं लिखा हुआ है कहीं पे। ईआरपी में जो चेंज आया है वो ये आया है, बहुत बड़ा चेंज आया है कि पहले आप ईआरपी करते थे एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग बहुत पुराना वर्ड है,
उसके अंदर बेसिकली एंटरप्राइज के जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, मटेरियल रिसोर्सेज हैं, मैन रिसोर्सेज हैं, प्रोडक्शन के रिसोर्सेज हैं, उनको एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए मैनेजमेंट अपनी अपनी टेक्निक्स यूज़ करती थी। अब ईआरपी के सॉफ्टवेयर आ गए, जैसे एसएपी है, वो एक ईआरपी का सॉफ्टवेयर है। तो एसएपी क्या है? एसएपी बेसिकली प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर देता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। एसएपी में ह्यूमन रिसोर्स का भी मॉड्यूल है, एसएपी में मार्केटिंग का भी मॉड्यूल है, प्रोडक्शन का भी मॉड्यूल है, सप्लाई चेन का भी है, प्रोक्योरमेंट का भी है, ऑपरेशंस का भी है, कस्टमर सर्विस का भी है। ईआरपी में तमाम चीज़ों के मॉड्यूल है और वहाँ पे उन्होंने दुनिया के बेस्ट प्रैक्टिसेस भी फीड किए हुए। अगर आप अपने सप्लाई चेन में या प्रोक्योरमेंट में कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, तो आप जाएँ अपने ईआरपी पे, एसएपी पे जाएँ और आप जाके देखें, वो आपको बताएँगे कि दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिसेस कैसे चल रही हैं, उनके प्रोसेसेस कैसे हैं, उनको आप अपने सिस्टम में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर ये ईआरपी क्यूरी बेस्ड होते हैं, यानी अगर आज का बड़ा चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसको कंप्यूटर नहीं आता है, तो ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं रहा अब, क्योंकि अब सारे सिस्टम्स यूज़र फ्रेंडली बन रहे हैं। वो क्या करता है, अपना क्यूरी देता है, इंग्लिश में क्यूरी देता है, सिस्टम उसको उसका आंसर दे देता है। तो ये एक आसानी है क्यूरी बेस होने की वजह से। अच्छा, एसएपी वगैरह जो बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे टोयोटा ने इम्प्लीमेंट किया, 1.5 बिलियन रुपए खर्च किए, पीएसओ ने इम्प्लीमेंट किया, तकरीबन 1.25 बिलियन या 1.5 बिलियन उन्होंने भी खर्च किया, पीआईए ने उससे ज़्यादा खर्च किया, एसएपी इम्प्लीमेंट कर दिया। अच्छा, इतने बड़े बड़े सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करने में जब आपने 1.5-2 अरब रुपए खर्च किए, बहुत बड़ा रिस्क होता है। रिस्क क्या होता है कि आपने सिस्टम तो इम्प्लीमेंट कर दिया, सही तरीके से नहीं इम्प्लीमेंट किया तो वो एक प्रॉब्लम होगी, और अगर सही इम्प्लीमेंट कर दिया, आपने एम्प्लॉइज़ को ट्रेन नहीं किया तो वो दूसरी प्रॉब्लम होगी, और अगर आपने एम्प्लॉइज़ को भी ट्रेन कर दिया लेकिन वो सिस्टम को यूज़ कर नहीं करते, तो ये तीसरी प्रॉब्लम है। और ईआरपी में ये बहुत कॉमन सी बात है। उसकी वजह से ईआरपी पे इतना खर्च करने के बाद उसका इतना अच्छा रिटर्न मिलता नहीं ऑर्गेनाइजेशन को। 1.5-2 अरब रुपए खर्च कर दिए। फिर चौथा दुःख उन्हें ये मिलता है कि जनाब एसएपी का अब नया वर्जन आ गया। अब जब नया वर्जन आ गया, तो पुराने वर्जन के पास बहुत सारी कैपेबिलिटी नहीं होती हैं, वो आपको पुश कर रहे होते हैं कि अब नया वर्जन खरीद लो, नहीं 2 अरब रुपए और खर्च कर लो। एक इशू ये था, और एक उससे भी ज़्यादा सबसे बड़ा इशू ये था कि आपने ईआरपी अपने पास तो इम्प्लीमेंट कर लिया, टोयोटा ने अपने पास इम्प्लीमेंट कर लिया ईआरपी, लेकिन उसके जो छोटे-छोटे वेंडर्स हैं, जो कि उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो कि कॉटेज इंडस्ट्री वाले हैं या छोटी इंडस्ट्री है, तो उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो ईआरपी इम्प्लीमेंट करें। 1-1.5 अरब रुपए तो वो नहीं खर्च कर सकते, टोयोटा खर्च कर सकता है। तो अब आपको इशू किस चीज़ का आता है? इंटरफेस का आता है कि आप अपने सिस्टम को, आपने तो ऑटोमेशन के लिए सारा काम किया था, अब आप उसको किसी वेंडर के साथ अपने एसएपी को कनेक्ट कैसे करें? एसएपी है, ओरेकल फाइनेंशियल है, जेडी एडवर्ड है, बहुत सारी ईआरपी सिस्टम है, उसको आप कनेक्ट कैसे करें? पाकिस्तान में एसएपी का नाम ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि वो कनेक्शन ऐसे ही होगा कि भाई एक बहुत बड़े महल है और उसको आप किसी झोपड़ी के साथ कनेक्ट करना चाहें। इंटरफेस का इशू था। एसएपी ने उसके ऊपर काम किया, और एसएपी का उन्होंने एसएपी 1 के नाम से इम्प्लीमेंट किया, इंट्रोड्यूस किया था। वो छोटे वेंडर्स के लिए था और उसकी प्राइस कम थी, और इसीलिए किया था ताकि जो उनके बड़े बायर हैं उनको इंटरफेस का इशू ना आए, और वो अपने कस्टमर्स के साथ भी इंटरेक्ट कर सकें और अपने वेंडर्स के साथ भी इंटरेक्ट कर सकें। और अगर कोई मिसाल के तौर पे हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ईआरपी इम्प्लीमेंट कर देता है, तो उनके साथ भी इंटरफेस कर सकें। तो ये ईआरपी का मकसद था, लेकिन ईआरपी के साथ रिस्क जो थे मैंने आपको बता दिए। अब इसका भी एक सॉल्यूशन आया है। अब उसका सॉल्यूशन क्या आया है कि अब सारा जो है वो क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग हो रही है, और आपके पास अगर कोई आपके कंप्यूटर में, आपके सॉफ्टवेयर में अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जो है वो जा करके उस कंपनी से मंथली रेंट के ऊपर, वीकली रेंट के ऊपर, पर आवर रेंट से ऊपर के ऊपर आप कंप्यूटिंग की फैसिलिटी खरीद सकते हैं कि जनाब आप ये मुझे कंप्यूटिंग की फैसिलिटी दे दीजिए, मंथली हम आपको इतना सब्सक्रिप्शन दे देंगे, या डाटा एक्सेस की इतनी फैसिलिटी दे दें, मंथली हम इतनी सब्सक्रिप्शन दे देंगे आपको। और उसकी सबसे ईजी एग्जाम्पल है आपका नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स के आप 1500 रुपये पर मंथ देते हैं,
और वो आप जा करके उसके ऊपर उनका जो इतना बड़ा डेटा है फिल्म्स का, आप कोई सी भी फिल्म जा करके उसमें देख सकते हैं। उन्होंने अपना डेटा क्लाउड पे रखा हुआ है। क्लाउड पे रखने की वजह से पूरी दुनिया में एक्सेसिबल है और मल्टीपल यूजर्स उसे एक्सेस कर सकते हैं। पुराने जो सिस्टम्स थे उसमें अगर एक यूजर इंटरेक्ट होता था किसी चीज के साथ तो दूसरे यूजर के लिए वो लॉक हो जाता था। फिर बाद में सिस्टम थोड़ा इम्प्रूव हुआ तो 3-4 लोग उसको इंटरफेस कर सकते थे, इंटरेक्ट कर सकते थे। ज्यादा लोग अगर उसमें चले जाते थे, ट्रैफिक ज्यादा हो जाता था, तो सिस्टम ही बैठ जाता था। बैंकिंग में भी आप देखें, अब बहुत सारे भी यूजर बैंकिंग सिस्टम पे जाएं, मोबाइल से जाएं, दे कैन इंटरैक्ट। उसकी वजह यह है कि अब सारा क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया। तो वो क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, कि अब आपको ईआरपी के ऊपर इतना ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। और उसके अलावा ईआरपी जो एसएपी का आप खरीदते हैं, मिसाल के तौर पर एसएपी या जेडी एडवर्ड या ओरेकल फाइनेंशियल या जो भी खरीदते हैं, तो वो उनके अपने मॉड्यूल्स हैं। अब हो सकता है कि एसएपी का ऑपरेशन का मॉड्यूल बहुत अच्छा हो, प्रोक्योरमेंट का मॉड्यूल अच्छा हो, लेकिन एचआरएम का इतना अच्छा मॉड्यूल ना हो, तो लेकिन आपको उस पर गुजारा करना पड़ता था। तो अब आ गए हैं स्टैंड लोन सॉफ्टवेयर। और वो सॉफ्टवेयर भी ऐसे आए हैं कि आपको उनको खरीदने की जरूरत नहीं है, आप रेंट पे ले लें। जैसे ये अपना आईबीएम ने शुरू किया था। आईबीएम ने जो निकाला है डॉक्टर वाटसन, डॉक्टर वाटसन ही नाम है ना उसका, वाटसन या डॉक्टर वाटसन ऐसे ही नाम है, ह्यूमन रिसोर्स का सॉफ्टवेयर है। फिर एक उन्होंने ऑन्कोलॉजी का भी सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, जिसके बारे में कहते हैं विच इज 98% एक्यूरेट। ऑन्कोलॉजी होती है ये जो कैंसर हो जाता है ना लोगों को, कैंसर की एनालिसिस, उसका मेडिसिन कैसे देंगे, ये सारी चीजें, तो वो कंसल्टेंट के तकरीबन बराबर काम कर रहा है वो। आप सिंपली पेशेंट का डेटा फीड करें, डेटा फीड करने के बाद वो डायग्नोस करेगा, डायग्नोस करने के बाद वो ट्रीटमेंट भी आपको सजेस्ट करेगा। तो ये सब सॉफ्टवेयर जो है अब ये स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर है और रेंटल बेसिस पे अवेलेबल है। तो मिसाल के तौर पे आपने एचआरएम का एक सॉफ्टवेयर यूज किया, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप उसको यूज करते रहिए। उसके बाद आपको किसी दोस्त ने बताया कि यार एचआरएम का जो ये वाला सॉफ्टवेयर है वो ज्यादा अच्छा है, आप उसकी सब्सक्रिप्शन खत्म करें और इनसे सब्सक्रिप्शन शुरू कर दें। तो अब रिस्क कम हो गया है, क्योंकि अब आपके जो है इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा नहीं लगती, आप रेंटल बेसिस पे ले सकते हैं और अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है और एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ गई है, यानी आप पूरी दुनिया से कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज है नए सिस्टम्स का। जैसे मिसाल के तौर पे ये जो इंडस्ट्रियल मार्केटिंग में आप जो सेल्स फोर्स को मैनेज करते हैं, तो इंडस्ट्रियल मार्केटिंग के अंदर आप सेल्स फोर्स को मैनेज करते हैं सीबल से। सीबल एक से नाम है क्या सॉफ्टवेयर है, सेल्स फोर्स के नाम का एक सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर पहले क्या होता था, देखो जो ये इंडस्ट्रियल मार्केटिंग के लड़के होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा बदमाश होते हैं। ये कस्टमर के पास जाते हैं, उनके पास कोटेशन देते हैं, उनके साथ सारा प्रोसेस करते हैं, अप्रूवल कराते हैं, एंड में परचेज ऑर्डर लाते हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर को भी नहीं पता होता है कि ये लड़का वहां जाके करता क्या है। और अगर वो 4 महीने काम नहीं करे तब भी पता नहीं चलता है। वजह उसकी है कि 4 महीने काम नहीं भी करे तो उसके सेल्स फनल में इतनी सेल आ रही होती है कि लोग कहते हैं कि बच्चा काम कर रहा है, और 4 महीने बाद रिजाइन करके अचानक चला जाए, तो ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल डार्क में आ जाती थी कि यार ये 15 कस्टमर्स हमने उसको कराची के दिए थे, पावर प्लांट भी थे उसमें सीमेंट भी था, उसके अंदर शुगर मिल भी था, और उसके अंदर जो है वो पॉलीमर कंपनीज भी थी। और अब उन कस्टमर्स के बारे में कुछ नहीं पता कि उसने कोटेशन कितनी दी हुई है, किस स्टेज के ऊपर है, कौन सा परचेज ऑर्डर मेच्योर होने वाला है। ऑर्गेनाइजेशन को कुछ नहीं पता होता। फिर क्या होता है, वो कोई नया लड़का हायर करते हैं। अब नया लड़कों को पहले ट्रेन करते हैं, समझाते हैं, उसके बाद जब वो फील्ड में जाता है तो ऑलरेडी 4-5-6 महीने गुजर चुके हैं। लोग नाराज होकर बैठे भी होते हैं वहां पे कि हमारा ये अच्छी मसला खराब हो गया, वो मसला खराब हो गया, ये किसी ने हल नहीं किया। अब नए लड़के को वहां पे दोबारा से मेहनत करनी पड़ती है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके उस बिजनेस को रिगेन करता है। बालों बाद में बिजनेस लूज हो जाता है, नहीं मिलता बिजनेस। तो ऑर्गेनाइजेशन ने इस ब्लैक स्पॉट को आइडेंटिफाई तो किया हुआ था, उसका सोल्यूशन नहीं था। अब उसका सोल्यूशन ये है कि जितने भी लड़के फील्ड में काम करते हैं
डेली बेसिस के ऊपर उनको सीबल पे या सेल्स फोर्स पे या जो भी उनको सॉफ्टवेयर दिया गया उसके ऊपर अपडेट करना पड़ता है, और अपडेट करके ये बताते हैं कि ये फिलहाल ऑर्गेनाइजेशन में गए, इन साहब से मिले और इनसे उन्होंने ये बात की, इस ऑर्गेनाइजेशन में हमने कोटेशन सबमिट कर दिया है, कोटेशन अटैच्ड है यहाँ पे, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारा जो है अप्रूवल प्रोसेस के ऊपर है। तो वो क्या है कि जो जो भी इंडस्ट्री है उसका डेटा आपके पास बनता चला जा रहा है, उसको सेल्स मैनेजर भी एक्सेस कर सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी एक्सेस कर सकता है, और जब जरूरत पड़े तो इंटरवीन भी कर सकता है, जनाब ये आप काम ऐसे ना करें बल्कि ऐसे करें, और ज़रूरत पड़ने पे अपने करेक्शंस भी यूज़ कर सकता है। वो देखता है कि यार ये लड़का एनआरएल में बहुत बड़ी परचेज ऑर्डर पे काम कर रहा है, सेल्स मैनेजर कहता है मैं भी अपने एफर्ट्स लगाऊं उसके ऊपर, क्योंकि वो अगर परचेज ऑर्डर मेच्योर होगा तो सेल्स मैनेजर की भी वाह वाह होगी। अब एमडी देखता है कि भाई नेशनल रिफाइनरी पे इतना अच्छा प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, तो नेशनल रिफाइनरी में हो सकता है जो एमडी बैठा हुआ उसका क्लास फेल हो, उसको फोन करता है। तो इस तरीके से जाहिर है कि इसके अंदर ह्यूमन एंगल बहुत ज्यादा है इंडस्ट्रियल मार्केटिंग में। आपकी सेल्स मैच्योर हो जाती है और पूरी ऑर्गेनाइजेशन को पता होता है कि व्हाट इज हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, एटलीस्ट रेलेवेंट लोगों को पता होता है। और अगर आपका सेल्स मैनेजर या सेल्स इंजीनियर रिजाइन करके चला जाए तो आप डार्क में नहीं होते, बल्कि नया लड़का आता है वो सिविल ओपन करता है, देखता है अच्छा ये सूरत हाल है, उन ऑर्गेनाइजेशंस को वहीं से फिर वो ट्रैक करता है। तो ये है इन स्टैंड एलोन सॉफ्टवेयर्स का फायदा। और अब दुनिया जो है स्टैंड एलोन सॉफ्टवेयर की तरफ फिर वापस जा रही है। एक्चुअली पहले क्या हुआ था, पहले स्टैंड एलोन सॉफ्टवेयर होते थे कि जनाब आईटी अकाउंटिंग वाले ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, सेल्स वाले ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, प्रोक्योरमेंट वाले ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। उनके अंदर कनेक्टिविटी का मसला होता था, इंटरफेस का मसला होता था, एक दूसरे के साथ डेटा एक्सचेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जो स्टैंड एलोन सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, एक तो ये है कि वो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर है, दूसरे वो आपको अवेलेबल है सास की सूरत में, एस कैपिटल होता है, दरम्यान में डबल ए स्मॉल होता है, फिर एस कैपिटल होता है, सास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, और पास की सूरत में आपको अवेलेबल है, यानी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। जैसे मैं अभी आपको अभी लेक्चर दे रहा हूँ, तो मेरे कंप्यूटर में इतनी एबिलिटी थोड़ी है कि मेरे पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर थोड़ी है कि जिसके जरिए से मैं आपके साथ मीटिंग कर सकूं, लेक्चर दे सकूं, अपने सॉफ्टवेयर शेयर कर सकूं। मुझे गूगल ने सर्विस दी हुई है, और गूगल की कुछ सर्विसेज फ्री होती हैं, कुछ पेड होती हैं। एनआईटी यूनिवर्सिटी ने लाइसेंस लिया है, उनको पे करते हैं, और एज ए रिजल्ट मैं आपको लेक्चर दे भी सकता हूँ, रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ। और चूंकि आपने आप भी गूगल की ये सर्विस यूज कर रहे हैं, लेकिन आप चूंकि फ्री यूज कर रहे हैं, लेकिन गूगल मुझे सपोर्ट करना चाहता है। गूगल मुझे इसलिए सपोर्ट करना चाहता है कि मैं उनको पैसे दे रहा हूँ। जो लोग फ्री यूज करते हैं वो भी इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन उनके पास रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं होगा और दूसरे ऑप्शन नहीं होंगे, लेकिन मेरे साथ कनेक्टिविटी कर सकेंगे। तो इस वजह से बहुत सारे सॉफ्टवेयर की कंपनीज बहुत सारी सर्विसेज बहुत सारे कस्टमर्स को फ्री देते हैं, ताकि एक तो वो यूज करें, और दूसरा ये है कि जो कस्टमर्स उनको पैसे पे करते हैं वो सफर ना करें। तो ये याद रखिएगा, ये आपके काम की चीज़ है, ये मैं आपको कोई बेवकूफ़ी की बातें नहीं बता रहा कि आप अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंडस्ट्रियल मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं, तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस भी अवेलेबल है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस भी अवेलेबल है। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप वो सॉफ्टवेयर रेंटल बेसिस पे ले लेंगे, अपने सेल्स के लोगों को उसका एक्सेस दे देंगे, और वो फिर टाइमली उसके ऊपर अपने डाटा फीड करते रहेंगे। और आजकल इस तरह के सॉफ्टवेयर्स का दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ इंटरफेस बनाना भी आसान होता है। तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ उसे कनेक्ट करना चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये है बेसिकली, थोड़ा सा मैंने आपको कहा कि बता दूं कि टेक्नोलॉजी क्या चल रही है इंडस्ट्रियल मार्केटिंग में। क्या ख्याल है इसके बारे में भरोसा तुम्हारा? लो वो फिर चाय नहीं बनाने सर, चली, नहीं सर, नहीं। यही हो ना? जी जी। कुछ समझ में आ रहा है? जी सर, आ रहे हैं। हाँ, ये यही तुमने अगर इंडस्ट्रियल मार्केटिंग में काम किया तो यही सब चीजें होंगी। ठीक आजकल है। सारे जो इंडस्ट्रियल मार्केटिंग के लड़के हैं वो इसी तरह पकड़ में आ रहे हैं कि उनके ऊपर सॉफ्टवेयर के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है। हम लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती थी सेल्स इंजीनियर्स को कंट्रोल करने में। जी। समझ रहे हैं आप?
क्या जी, जी। ख्याल है जुहैर, ऐसा हो रहा है जी नहीं हो सर, रहा है? बिल्कुल सीआरएम के थ्रू और सेल्सफोर्स के थ्रू इसको प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हैं अब। जी, कस्टमर जी रिलेशनशिप मैनेजमेंट, अच्छा आपने जी बोल दिया। बिजनेस कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और उससे ऑर्गेनाइजेशन को पता रहता है कस्टमर के साथ हम किस तरह से चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। फिर साइबर की चीज़ें आ गई हैं, उसके फिजिकल सिस्टम्स भी हैं, साइबर अटैक्स होते हैं, एथिकल इश्यूज हैं, और आप कैसे मैनेज करते हैं जब आप इंटरनेट की फिजा में काम कर रहे थे, पूरी दुनिया से कनेक्टेड होते हैं, तो आप अपने सिक्योरिटी लेवल को कैसे मेंटेन करते हैं। और फिजिकल सिस्टम्स में आप रखते हैं कि एक सिस्टम आप अपने पास रखते हैं, एक सिस्टम आप कहीं दूर रखते हैं जहाँ पे मिररिंग हो रही होती है, जो कुछ भी हो रहा होता है वहाँ पे एग्जैक्टली वही डेटा वहाँ पे सेव हो रहा होता है, ताकि किसी वजह से अगर आपके सिस्टम में आग लग जाए, माल फंक्शन हो जाए, साइबर अटैक हो जाए, तो जहाँ पे मिररिंग हो रही है उसको आप ऑन करें। क्योंकि आपको पता है पूरी दुनिया इस वक्त बहुत सोफिस्टिकेटेड किस्म के आईटी सिस्टम के साथ लिंक्ड है। खासतौर पे बैंकिंग में आप देख रहे हैं कि बैंकिंग में पूरी दुनिया आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है। आप यहाँ बैठे हुए पैसे भेजना चाहते हैं, कहीं दूसरी कंट्री में भेज सकते हैं, दूसरी कंट्री से कोई हिसाब आपको पैसे भेजना चाहते हैं, भेज सकते हैं। तो इस सिस्टम के अंदर एक तो ये कि इंटरफेस इम्पोर्टेंट है कि हमारा सिस्टम पूरी दुनिया के साथ इंटरफेस्ड हो, और दूसरी इसकी सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए क्योंकि साइबर अटैक्स होते हैं, तो सिक्योरिटी को मेक श्योर करने के लिए एक्सेस के लेवल्स डिफाइंड है तमाम सॉफ्टवेयर्स में। जनाब इनसे आपको एक्सेस लेवल 1 मिलेगा, इनको एक्सेस लेवल 2 मिलेगा, इनको 3 मिलेगा, इनको 4 मिलेगा, और फिर उसके हिसाब से उसकी सिक्योरिटी भी होती है। और ज़रूरी है साइबर सिक्योरिटी, आजकल आपको पता है पूरे एरिया में। फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर अगर आप लोगों ने कुछ कोर्स नहीं किया तो कर लीजिए, छोटा सा स्मॉल सा 1 दिन का कोर्स कर लीजिए, या नेट पे पढ़ लीजिए, या आप अपने एडवांटेज में यूज कर सकते हैं। पूरी दुनिया में जितने भी कनेक्टिविटी है, जितने भी सेंसर्स लगे हुए हैं, जितने भी आईटी के सिस्टम्स लगे हुए हैं, आप उनके साथ किसी ना किसी तरह से कनेक्टेड हैं। जैसे इस वक्त मैं मीट पे आपके साथ मीटिंग कर रहा हूँ, तो गूगल मुझे मॉनिटर भी कर रहा है। वो अपने कस्टमर बेस को समझने के लिए और उनसे किस तरह से मैक्सिमम कमर्शियल बेनिफिट ले सकता है उनके लिए, वो कर रहा है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स को आपको समझना ज़रूरी है कि जितने भी यहाँ पे सेंसर्स, कनेक्टर्स, ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं किस तरह वर्क करती हैं, और आप उनको किस तरह से फ्री में यूज़ कर सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सारा फिजिकल सेटअप अपने पास ही लगाएं, क्योंकि इतने सारे दुनिया में कंप्यूटर के हाईवे कनेक्टिविटी लगी हुई है, और ये हाईवे से ही गुजर करके आपका मैसेज जाता है ना, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग मैंने आपको बता दिया कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज बेसिकली फ्लेक्सिबल कंप्यूटिंग, कि आप जो है वो कंप्यूटिंग करना चाहते हैं तो आपको पूरी दुनिया में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। पहले ये होता था कि आपके कंप्यूटर का सिस्टम रिजिड होता था, आप फिजिकली वहाँ पे जाएं अपने एनवायरनमेंट में, तब आप लॉग इन हो सकते थे। फिर वो अब पूरी दुनिया में अब है, आप पूरी दुनिया में आप कहीं से भी लॉग इन हो सकते हैं कहीं, और डेटा आपका एक्सेसिबल होता है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से पॉसिबल है। अच्छा, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग एक और आया है। कॉग्निटिव कंप्यूटिंग इज बेसिकली ह्यूमन जो सोचने का स्टाइल है और जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको कंप्यूटर में फीड कर रहे हैं, और कंप्यूटर से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट करे और उस तरीके से काम करे जैसे ह्यूमन माइंड करे। देखिए, ह्यूमन माइंड काम करता है न्यूरल नेटवर्क। ह्यूमन माइंड है न्यूरल नेटवर्क, बहुत सारे बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आपस में नेटवर्क है। मुझे कोई चीज़ याद करनी पड़ती है तो मैं सीक्वेंस से तमाम न्यूरॉन से होता हुआ नहीं जाता, ओके, डायरेक्ट उस न्यूरॉन पे पहुंच जाता हूँ जहाँ पे वो मेमोरी स्टोर है, मुझे याद आ जाता है कि मैं ये बोल रहा हूँ या ये कहना चाहता हूँ या ये सोच रहा हूँ। तो ये मेरी कॉग्निशन है, ये मेरी कॉग्निटिव एबिलिटी है, जो कि ह्यूमन में बहुत डेवलप्ड लेवल पे। उस कॉग्निटिव एबिलिटी को अब ये कंप्यूटर में ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे ये आपको पता है कि जो रोबोट्स बनाए इन्होंने, रोबोट्स ऐसे बनाए हैं कि इवन वो इमोशंस भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंगर भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और अगर दे आर हैप्पी तो वो भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये एबिलिटी उनके अंदर कहाँ से आई? ह्यूमंस को मिमिक कर रहे हैं। ह्यूमंस किस तरीके से किस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करते हैं, तो वो उसके हिसाब से करते हैं। फिर इनकी जो लर्निंग है वो एडाप्टिव लर्निंग है,
यानी एक दफा वो गलती कर देंगे, कंप्यूटर वो गलती कर जाएगा, रोबोट वो गलती कर जाएगा, लेकिन जब उसको पता चल जाएगा मैंने गलती कर ली है और इसका सही ये है, तो उसको याद कर लेगा, अगली दफा वो गलती नहीं करेगा, अगली दफा वो आपको सही रिस्पॉन्स करेगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली ह्यूमन माइंड इस तरह काम करता है, उस तरह से आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है, और इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। और इसके अंदर अब एक चीज़ ये भी हो रही है कि कुछ पता नहीं है कि आप कंप्यूटर इतने डेवलप हो जाए कि इंसान बेवकूफ़ रह जाए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत काम हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप देखें कि पहले जो होती थी वर्चुअल रियलिटी होती थी। वर्चुअल रियलिटी क्या होता था कि अगर आप ग्लव्स पहन लें और आप सिस्टम में हो तो आप किसी भी चीज़ को फील कर सकते हैं। अगर आप इसका इतना डायमेंशन है, इतनी लेंथ है, उसमें कोई चीज़ चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। खास तौर पर डिज़ाइन में ये काम बहुत होता है, तो वो डिज़ाइन किसी चीज़ को आपने डिज़ाइन कर लिया, कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन है, फिर उसको आप जा करके कुछ चेंज करना चाहें तो इवन ग्लव्स पहन करके आप फिजिकली फील कर सकते हैं। यानी पूरे आपने मिसाल के तौर पे होटल बिल्डिंग बना ली है, उसको आप फिजिकली सेंस कर सकते हैं, कमरे में जाकर देख सकते हैं कि कमरा इस तरह का पूरा डिज़ाइंड होगा, और उसमें आप कोई चीज़ चेंज करना चाहें तो वो भी चेंज कर सकते हैं। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए पॉसिबिलिटी। तो ये वर्चुअल रियलिटी थी। अब वर्चुअल रियलिटी के बाद एक और नई चीज़ आ गई है, दैट इज ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी ये है कि मिसाल के तौर पर मेरी एक वीडियो है बनी हुई है, अब आप वीडियो को चेंज करना चाहते हैं, मेरी शक्ल चेंज करना चाहते हैं, आप शक्ल चेंज कर सकते हैं। या ये कि किसी और की वीडियो है, उसको आप उसकी शक्ल हटा करके आप मेरी शक्ल डाल सकते हैं, तो ये, या उस शक्ल को चेंज कर सकते हैं, मेरी शक्ल को बहुत खूबसूरत कर सकते हैं, बहुत बहुत सूरत बना सकते हैं, और बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो ये सब ऑगमेंटेड रियलिटी में। तो ये आपको कंप्यूटर का इतना बैकग्राउंड इसलिए ज़रूरी है कि आप बेसिकली इन सिस्टम्स पे काम करेंगे। काम तो आपका होगा की अकाउंट मैनेजर का, या मार्केटिंग मैनेजर का, या इंडस्ट्रियल मार्केटिंग मैनेजर का, लेकिन आप इस एनवायरनमेंट में काम करेंगे। देयरफॉर यू शुड नो दिस एनवायरनमेंट। ठीक, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, तो और पढ़ाओ। जी सर, काफी है। और एक तो उसने दिल तोड़ दिया, वो आई नहीं यार, इस तरह कैसे चलेगा यार। टोटल 3 तो तुम लोग स्टूडेंट हो, तो एक भी गायब हो जाए तो कोरम पूरा नहीं होता। तो उसको उरूसा जरा तुम थोड़ा सा टाइट करो, तुम सीआर हो, तुम जरा उसको टाइट करो। जी सर, ओके। और वो सर बहुत ज्यादा नाराज थे इस बात पे। ठीक है सर। अच्छा, अब मैं तुम लोगों का टाइम टेबल चेंज करूंगा। उसमें ये होगा कि तुम्हारी 3 आवर्स की क्लास होगी, एक, और 1 घंटे की फिजिकल क्लास होगी। ठीक है सर। संडे ठीक को? है, वो मैं मैनेज करके फिर तुम लोगों ठीक, को व्हाट्सएप करता हूँ ठीक, इंशाल्लाह। तो ठीक। परेशान नहीं हो, वो तुम्हें टाइमली नहीं, मैसेज नहीं। हो जाएगा। जी, ठीक, राइट, ठीक है सर। चलो, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह अल्लाह हाफिज, सी हाफिज। यू नेक्स्ट ठीक वीक। अल्लाह है, हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।